ओके, ज़रा ध्यान से सुनिए प्लीज़. नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट विथ 9.4 पोटेंशियोमीटर, पेज नंबर 221. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला हम लोग पढ़ रहे हैं. ठीक है, सबसे पहले ज़रा ध्यान से देखो, पोटेंशियोमीटर 9.4 पढ़ रहे हैं हम लोग. ठीक है, पोटेंशियोमीटर. ठीक है, अब याद रखो, पोटेंशियो इज रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बता चुका हूँ, फिर भी एक और बार बता दूंगा. और मीटर बोले तो क्या, टू मेजर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन डिवाइस. उस डिवाइस का नाम है पोटेंशियोमीटर. समझ में आया? किसी भी चीज़ का, किसी भी कंडक्टर या वायर के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है, और भी दूसरे डिवाइस है. जैसे मिसाल के तौर पे ये जो सर्किट है, ठीक है, यहाँ एक रेजिस्टर है. ठीक है, अब सपोज करो यहाँ एक रेजिस्टर है. ठीक है, अब सपोज करो क्या हो जा रहा है कि मैंने यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया ताकि मैं इसके अंदर का वोल्टेज जज कर सकूँ. ठीक है, ज़रा ध्यान से सुनिए प्लीज़. क्या हो जाता है कि ये जो वोल्ट मीटर होता है, ये सपोज करो इसके अंदर से जा रहा है, जो भी करंट जा रहा होगा, या ये समझ लो 10 का जा रहा है, 10 वोल्ट जा रहा है इसमें से. ठीक है, एक्चुअल में जा रहा है, ये हम लोग को पता नहीं, हम लोग को मेजर करना है, लेकिन समझो कि हमको पता है कि 10 वोल्ट है. ठीक है, लेकिन जब इसके अंदर कितना बताएगा रीडिंग, 9 वोल्ट. वो क्यों? क्योंकि 1 वोल्ट यानी कि कुछ हिस्सा करंट का इसके अंदर से भी जा रहा है. सर्टन वोल्टेज ऑफ करंट इज ऑल्सो पासिंग या यूटिलाइज बाय द वोल्ट मीटर टू वर्क. काम करने के लिए उसको भी एनर्जी की ज़रूरत है, वो एनर्जी इस करंट से ले रहा है. वो कुछ समझ में आ रहा है? तो रीडिंग जो मिलेगी हम लोग को प्रॉपर नहीं मिलेगी. हो सकता है 9.5 मिले, हो सकता है 9.8 मिले, यानी कम मिलेगी. तो ये एग्जैक्ट या एक्यूरेट रीडिंग नहीं रहेगी. इसीलिए टू ओवरकम दिस इश्यू या टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम हम लोगों ने क्या करें, पोटेंशियोमीटर का इजाद करें. समझ में आया? पोटेंशियोमीटर आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट वाली जो है रीडिंग देता है, विदाउट मतलब कोई डिडक्ट नहीं होता उसमें से करंट का वोल्टेज. समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, ये जो वोल्ट मीटर है, इसके अंदर का जो भी मतलब पॉइंट में अगर आंसर रॉन्ग आ रहा है, उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, मगर उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते. तो एनी हाउ आपका कहीं ना कहीं आंसर परफेक्ट नहीं आ रहा है, इसीलिए वोल्ट मीटर को पिक्चर में लाया गया. तुम लोग पोटेंशियोमीटर को पिक्चर में लाया गया. तुम लोगों को समझा मैं क्या बोला? पोटेंशियोमीटर खाली बस अभी नाम का इंट्रोडक्शन ही चल रहा है कि पोटेंशियोमीटर वो डिवाइस है जिसके ज़रिए से एक्यूरेट वे से पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग जज कर सकते हैं या फिर काउंट कर सकते हैं. ठीक है, विदाउट एनी एरर, ऐसा समझो. इतना समझा? अब पोटेंशियोमीटर का हम लोग डायग्राम देखेंगे या सेटअप देखेंगे. ठीक है, अभी देखिए पहला इसके कंस्ट्रक्शन को समझते हैं. पोटेंशियोमीटर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है आपके टेक्स्ट बुक में. ठीक है, लेकिन इसको अगर आप आपके फिज़िक्स के लैब में अगर देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा वुडन रैक दिखाई देगा, और उसके ऊपर ये ऐसे स्ट्रिप्स लगे रहेंगे. ठीक है, यहाँ पर नॉब्स रहेंगे, नॉब्स रहेंगे जो उसको टाई करेंगे. यहाँ पर भी वही सेम पैरेलली इसको वही स्ट्रिप रहेंगे. ठीक है, डायग्राम जरा खराब किया, पूरे खराब. ठीक है, और इन लोगों के बीच में अगर आप देखोगे ऐसा वायर गया रहेगा. हर एक वायर की लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर. और इसके ऊपर मीटर स्केल भी लगी रहती है जो आपको मेजरमेंट देते रहती है कि भाई. ठीक है, वो मेजरमेंट का कब इस्तेमाल करेंगे वो मैं बताऊंगा. जॉकी वगैरह यूज़ करते हैं इसके लिए तभी. तो ये जो है ये 1 मीटर का जो है ये लेंथ का वायर रहता है.
ये जो मटेरियल ये जो स्ट्रिप लगाए रहते हैं ये ऐसे मटेरियल से बने रहते हैं जो जिसकी रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो ये कोई इंटरफियर या एरर लाने का काम नहीं करेगी इन योर एक्सपेरिमेंट, ये याद रखो, ठीक है। तो ये ऐसा हम लोग ये लगा देते हैं, ये ऐसा रहता है। आपके देखो कितने वायर है, यानी 1 2 3 4 मैक्स टू मैक्स 10 वायर रहते हैं। जितने ज़्यादा वायर रहेंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आने के चांसेस है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आपका आंसर आएगा पोटेंशियोमीटर का। समझ में आया? मैक्स टू मैक्स मैंने सुना हो कि 10 तक का जो है वायर होते हैं, मैक्स टू मैक्स 10 तक का वायर होते हैं। इन शॉर्ट 10 मीटर जितना इसका होता है, मतलब ये 1 मीटर 2 मीटर तो 10 लाइनें तो 10 मीटर, समझ आया? 5 लाइनें तो 5 मीटर। ऐसा ही आपके बुक में कितनी लाइन बनाया है? 4, 1 2 3 4। इसको निगलेक्ट करो, ये जो है ये स्ट्रिप है जहाँ पर ये अटैच है, ऐसा समझो। तो कितना मीटर का वायर है आपके इस एक्सपेरिमेंट में? 1 2 3 4। समझ में आया? ये 4 मीटर का वायर है, ठीक है। इसको डिस्क्राइब अगर करना है तो ई बोले तो क्या, ये बैटरी है या सेल है या ईएमएफ ऑफ द सर्किट है। ए बी क्या है? डिस्टेंस या लेंथ ऑफ द वायर जिसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको फाइंड करना है, ठीक है, ये हो जा रहा है। फिर उसके बाद क्या है? आर इज अ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को उसने ऐसा बॉक्स बनाकर रिप्रेजेंट किया गया है और उसको आर नाम दिया है। और वी भी हम लोग अगर पोटेंशियल डिफरेंस उसका कंसिडर करेंगे तो उसको वी और ए भी लेंगे, मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी पॉइंट। इतना समझ गया डायग्राम में? हाँ, कभी भी याद रखो पहला पॉइंट जो भी रहेगा वो कभी भी पॉजिटिव साइन के तरफ, बैटरी के यानी हायर पोटेंशियल की तरफ रहेगा और ये लोअर पोटेंशियल की तरफ रहेगा बी वाला। तो हायर पोटेंशियल की तरफ जो है हम लोग और भी चीज़ें ऐड करते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पर बताया नहीं है लेकिन जॉकी जो है गैल्वेनोमीटर होता है और ये जॉकी रहता है, जॉकी के ज़रिए से हम लोग जो है पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग ये फाइंड करते हैं, ठीक है। पोटेंशियोमीटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो याद रखो पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन पोटेंशियल ग्रेडियंट प्रिंसिपल। कौन सा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है? समझ लो, मैं लिख रहा हूँ पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक्चुअली पोटेंशियल ग्रेडियंट इज गिवन बाय के, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? V upon L, that means potential difference per unit length, potential difference per unit length, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूले को पहले हम लोगों को डिराइव करना पड़ेगा, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि V upon L क्यों लिए या कैसे लिए, ठीक है। या उसको अलग तरीके से बोलेंगे तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं V is directly proportional to length। यही आने वाला है फाइनली। स्मॉल लो या एल, मतलब पूरी लेंथ लेते तो कैपिटल लेते, अगर बीच का कोई पॉइंट लेते जैसे आपकी बुक में ए और सी दिया हुआ है, बराबर है, तो छोटी लेंथ है तो छोटा एल लेंगे, लेकिन अगर पूरा वायर कंसिडर करें तो हम लोग कैपिटल एल लेते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो यही आने वाला है। ये कैसा आने वाला है वो हम लोग देखेंगे। तुम लोग को समझ रहा है? पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, बनाया गया है जो परफेक्ट रीडिंग लेता है अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है, कि ये दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी सही रीडिंग के लिए इसको बनाया गया है। कौन से डिवाइस या कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो वो याद रखो पोटेंशियल ग्रेडियंट डिवाइस बनाओ। कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर, ठीक है, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय के और इट इज़ बीन गिवन बाय V upon L। V इज़ व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो अभी देखो इसका फॉर्मूला या ये कैसा आएगा मैं ये आपको बताता हूँ, लेकिन पहला मैं इजी वे बताता हूँ जो आपकी बुक में अवॉइड किया गया है या निगलेक्ट किया गया है, और दूसरा वाला जो है आपकी बुक में बताऊँगा, यानी बुक के हिसाब से बताऊँगा दूसरा वाला। देखो पहला वाला बता रहा हूँ जो ईजी है और बहुत सिंपल है, आप लोग ये भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बुक को प्रीफर करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो देखो क्या हो जाता है, एकदम सिंपल। इस सर्किट के ऊपर ओम्स लॉ अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, ओम्स लॉ, तो क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू IR। V A B क्यों लिया पता चला? क्योंकि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस यानी A और B के अक्रॉस ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करने का है? अकॉर्डिंग टू रेजिस्टिविटी फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू रेजिस्टिविटी फॉर्मूला क्या बोलता है ये फॉर्मूला?
रेजिस्टिविटी, देखो ये बोलता है कि मार्कर उठा लिया, ये बोलता है रो इज इक्वल टू RAL, रो इज इक्वल टू R, ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक है, ऑफ अ वायर, ठीक है। R इज अ रेजिस्टेंस, A इज अ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और L इज अ लेंथ ऑफ अ वायर, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर, ठीक है, ये है। अब देखो क्या हो सकता है, ये सबको इधर फेंक रहा हूँ मैं, मतलब क्या, रो L अपॉन A इज इक्वल टू R, ये भी एक आ सकता है, बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू, इसको मैं 1 दे देता हूँ, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ R इन 1, ये दे दिया, तो इधर दे दो इधर, तो क्या हो जाएगा, VAB इज इक्वल टू I इंटू R की जगह पे क्या है, रो L अपॉन A, इतना हुआ, बस हो गया। अब हमको क्या बोलना है, देखो देखा जाए तो सारी चीज़ कॉमन है, यानी कांस्टेंट है, लेकिन हम लोग बोलेंगे करंट जो फ्लो हो रहा है वो फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है अगर, तो करंट विल बी द सेम कांस्टेंट। वायर अगर आपने उसकी थिकनेस सेम रखे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल ऑलवेज कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट ही रहता है, नो डाउट। लेंथ भी चेंज नहीं कर रहे तो लेंथ भी कांस्टेंट रहेगा, मगर फिलहाल यहाँ पर उसको कांस्टेंट ना कंसिडर करते हुए क्या बोला गया है, VAB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, बस हो गया, इतने में इसने ख़त्म किया है। ये दूसरा वे है। अब आपके बुक का वे जो है उसमें किरचॉफ्स लॉ वगैरह का इस्तेमाल करके किया है, मगर थोड़ा सा अटपटा है, इतना समझ गया आप लोगों को। अभी देखिए यहाँ पर हमको जब प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाना है तो हम लोग यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाते हुए हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, समझ में आया, और दिस K इज़ नथिंग बट पोटेंशियल ग्रेडियंट, और यही है वो प्रिंसिपल। एक बार बुक के हिसाब से भी बताता हूँ, उसके बाद बताऊँगा कि ये इसका क्या रूल है या क्या मतलब ये फॉर्मूले से हमको क्या समझ में आता है, क्या मिलता है, वो मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब ये ज़रा मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अभी सेकंड मेथड से सेम चीज़ समझाने जा रहा हूँ, और ये मेथड आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। पहला वाला जो मेथड था वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, हाँ वो इजी मेथड था। अभी देखो आपके टेक्स्ट बुक में क्या बोला है, ज़रा ध्यान से देखो, देखो इस सर्किट के ऊपर, इसको हटा दो, ये पॉइंट A है। अब क्या हो जाता है, देखो एकदम इजी है, मैं कहता हूँ एकदम इजी है। अप्लाइंग, क्या अप्लाइंग, किरचॉफ्स, ठीक है, लॉ ऑन दिस सर्किट। अगर ये सर्किट के ऊपर हम लोग किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं और हम लोग मूव कर रहे हैं कहाँ से कहाँ, A से लेकर B तक, ठीक है। तो देखो A से शुरू करेंगे हम लोग, यहाँ तक का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर आ गए, ये वाला क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इसका जो डायरेक्शन है, मतलब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन क्या है, अरे करंट का डायरेक्शन क्या है, हमारे साथ है, हाँ, तो यानी कि ये माइनस आएगा तो आएगा IR, बोले समझा, I बोले तो करंट, R बोले तो रेजिस्टेंस, इतना हो गया। फिर उसके बाद आए किधर, बैटरी के तरफ, हाँ ओके ओके फाइन, बैटरी की तरफ है, चलो ठीक है, बैटरी की तरफ आए, बैटरी का क्या है, नेगेटिव पे पहुँच रहे मतलब पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आया और क्या लिख देंगे अपन, E लिख देंगे। अब A से B की तरफ, मैं एक पॉइंट भूल गया, A से B की तरफ जब आ रहे हैं, इस वायर का जो है इंटरनल रेजिस्टेंस और इस वायर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, उसके ऊपर भी किरचॉफ्स लॉ अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -IR, यानी 2 हो गए फिर तो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक मिनट जाओ, इसको मैं स्मॉल ले लेता हूँ, स्मॉल ले लेता हूँ, ठीक है। ये R जो है आपके बुक में कैपिटल लिया गया है, स्मॉल लिया गया, तो याद रखो स्मॉल r इज अ रेजिस्टिव यानी रेजिस्टेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इसको मैं स्मॉल r लेता हूँ, और कैपिटल R इज अ रेजिस्टेंस अक्रॉस कंडक्टर, मतलब ये A से लेके B के बीच में, ठीक है।
तो ये याद रखो, तो ये इसका रेजिस्टेंस है। कुछ समझा आप लोगों को? इस सर्किट के बेस पर किरचॉफ्स लॉ अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो याद रखो इस एरिया में हम लोग को क्या मिलेगा, माइनस आई आर, ठीक है, ये एक्चुअली आगे आना चाहिए था, फिर माइनस आई आर कैपिटल वाला, क्यों? क्योंकि आई बोले तो करंट और आर बोले तो क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर फ्रॉम ए टू बी, ऐसा माना जा रहा है। और ये जो है ये ई है, ई बोले तो क्या, ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। अभी क्या करेंगे, एकदम इजी, ईएमएफ को यहीं रहने देंगे और उसके बाद इसको यहाँ पर फेंक देंगे, तो क्या हो जाएगा, आई आर प्लस आई आर। बोला इतना समझा? इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, नाउ अप्लाइंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ अक्रॉस ए टू बी, अक्रॉस ए टू बी अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर, V लेकिन कौन सा ले रहे हैं हम लोग, ए बी ले रहे हैं, इज इक्वल टू आई आर। इतना हो गया। अब देखो क्या करेंगे, कहाँ गया, गड़बड़ी कुछ हुई, क्या गड़बड़ी हुई मेरे से, अच्छा इसको मैंने अधूरा रख दिया, अधूरा, उसको थोड़ा पूरा करना चाहिए। एक मिनट जाओ, कुछ नहीं, हाँ आई को कॉमन लेने का है, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आर, ये लेना है, इसको यहाँ फेंक दो, I इज इक्वल टू E अपॉन आर प्लस आर, ये मुझे लेना था यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर फिर ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे हम लोग, तो फिर क्या ये, अब देखो इस सर्किट के ऊपर ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे फ्रॉम ए टू बी, तो बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ अक्रॉस ए टू बी या अक्रॉस ए बी, तो क्या करेंगे बोलो, वी ए बी इज इक्वल टू आई आर। अभी आई की वैल्यू पुट करेंगे इधर पर, ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम 1, ठीक है, इन 2, ठीक है, इसको 2 दे दो, तो क्या हो जाएगा बोलो जल्दी से, वी ए बी इज इक्वल टू आई क्या है, अपॉन ई अपॉन आर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये आर है ना, ठीक है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा बोलो जल्दी से, वी ए बी इज इक्वल टू ई आर अपॉन आर प्लस आर। इतना समझा तुम लोगों को? बस यहाँ पर तक आ गए। अब ज़रा ध्यान से देखो हम लोग को क्या करना है। एक्चुअली जब आप देखोगे तो पोटेंशियोमीटर में वायर प्लस वायर, ये तो मैंने चलो ए से बी डायरेक्टली फुल लेंथ ऑफ द वायर लिया, लेकिन हम लोग क्या करते हैं 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, तो उस टाइम पे हम लोग क्या बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ कंसिडर करते हैं। पोटेंशियोमीटर में क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ अगर लेंगे तो वी बी क्या हो जाएगा, देखो वी बी, ये हटा दूँ क्या, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ अगर लेंगे, देखो ये स्टेप थोड़ा सा अटपटा है। क्यों अटपटा मैं बोलता हूँ, देखो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ हम लोग को लेना है। अगर हम लोग ये लेते हैं तो क्या हो जाएगा, वी ए बी अपॉन एल इज नथिंग बट ई आर अपॉन आर प्लस आर, ठीक है। अब ऐसा बोला जा रहा है कि ये सारा टर्म, हाँ एल है ना यहाँ, अच्छा हाँ यहाँ पर एल आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर एल आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एल आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि ये सारा टर्म जो है, ये सारा लेंथ को भी आर को भी रेजिस्टेंस को भी, ये आर सेम है, यानी ये भी इक्वल हो जाएगा। मतलब ये सबको कांस्टेंट ले रहा है। आपके बुक में क्या बोल रहा है कि बैटरी चेंज नहीं करेंगे तो ईएमएफ चेंज नहीं होगा,
वायर चेंज नहीं करे तो वायर का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, वायर चेंज नहीं करे उसका लेंथ चेंज नहीं होगा, ठीक है। बैटरी चेंज नहीं की तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो क्या बोला जा रहा है, VAB, ठीक है, अपॉन लेंथ इज इक्वल टू कांस्टेंट। आपकी बुक में ऐसा बोला गया है। फिर उसके बाद बोला गया है, ठीक है, हाँ, इज इक्वल टू कांस्टेंट ही लिया उसने। फिर क्या बोला गया है कि ये कांस्टेंट की जगह पर हम लोग कंसिडर करेंगे K, ठीक है, और इसको इधर ले लिया गया है, बस ये आपके बुक में बोला गया है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, समझा तुम लोगों को मैं क्या किया। बोला गया कि वेयर K इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट ऐसा क्यों बोला गया है, क्या, हाँ तो कैपिटल ही है, मेरा कैपिटल ऐसा ही है, स्मॉल दिख रही है, नहीं मैं तो ऐसा लिखता, ठीक है। तो K कैपिटल रहेगा और इसको बोला गया पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला गया है। अब याद रखो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या बोलता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। मतलब क्या, मतलब कि ये कि भाई सपोज करो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, यानी पूरा सर्किट कितना है, सपोज करो 400 है, ठीक है, और उसकी लेंथ जो है सपोज करो 20 मीटर है, ठीक है। तो अगर इसको डिडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा, यानी कि पर मीटर के बीच में, पर मीटर के बीच में आपको, यानी अगर मैं इसको, चलो ये 1 मीटर कंसिडर करो, हर मीटर पर आपको 20 का डिफरेंस मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ समझा, यानी हर मीटर के लेंथ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। तो इसीलिए मेजरिंग टेप लगाया जाता है या स्केल लगाई जाती है। और अगर आपको पता है कि 1 मीटर में अगर इतना पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है तो अब आप जब क्या बोलते हैं उसको, जॉकी के ज़रिए से जब आप नल डिफ्लेक्शन लाते हो, किसमें, गैल्वेनोमीटर में, जो पॉइंट पे वो रुका उस हिसाब से स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर सपोज करो यहाँ कहीं रुका, तो इतना तो मालूम है कि ये 100 सेंटीमीटर है, मतलब 1 मीटर है। उसके बाद वहाँ से इसकी लेंथ कितनी रहेगी वो गिन लो, तो यानी कि उतनी लेंथ के हिसाब से आपको पोटेंशियल डिफरेंस आप आराम से चेक कर सकते हो। कैसे, देखो ये 20 आया, यानी कि 100 आया तो 100 सेंटीमीटर आया लेंथ, तो 20 का पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर मुझे यहाँ पर सपोज करो 120 मिलता है, 120 सेंटीमीटर मिलता है, तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस वो कर सकते हैं कैलकुलेट। समझ में आ गया, अरे कैलकुलेट कर सकेंगे ना, अरे करेंगे क्या, नहीं बोलो, नहीं करेंगे क्या, तुम लोग को समझ रहा है। पहले आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि पर सेंटीमीटर कितना पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है, उस हिसाब से उसके अंदर 20 ऐड कर देना। समझ में आ गया, समझा कि नहीं, ये पोटेंशियोमीटर, इसीलिए उसको ये बताया गया है, इस प्रिंसिपल पे काम करता है और ये प्रिंसिपल का नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का प्रिंसिपल क्या बोलता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। कैसा होता है ये मैंने करके दिखा दिया। हाँ, अभी देखो आपके बुक में ये भी बोला गया है कि कंसिडर करो कि आफ्टर सर्टन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ए से कोई एक पॉइंट कंसिडर करो और उसको नाम दे दो C। अब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इसी के हिसाब से कैसा फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए भी फॉर्मूला सेम ही है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ, यहाँ पर हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो V इज इक्वल टू IR। V अपन यहाँ पर क्या ले रहे हैं, AC ले रहे, इसके लिए डायरेक्टली लिख दिया। अब इसके क्या बोल रहा है, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ I फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वल टू I की जगह पे क्या लेंगे हम लोग, देखो ये वाला लेंगे, अपॉन, अरे I की जगह पे लिया ना मैंने, हाँ वही तो बोल रहा हूँ, ठीक है, इजी, अरे बस हो गया, इक्वल टू, अब वही चीज़ आ गई, फिर ये कांस्टेंट समझेंगे और V इज इक्वल टू VAC इज इक्वल टू KL, फाइनली यही आने वाला है। हाँ सॉरी, यहाँ पर लेंथ जो रहेगी ये स्मॉल n, यहाँ पर एक स्टेप मैंने मिस आउट किया हूँ, वो क्या है, वो मतलब V/L लेंगे तो वैसा। समझ में आ गया, ये आपके इसमें बताया गया, ठीक है।
जो बताया गया वो बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने बता दिया। अब देखो आपकी बुक में क्या बोल रहा है, उस लिहाज से क्या बोला जा रहा है, वी ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और वी ए सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। बोलने का मतलब वही है, यानी इन शॉर्ट उसका बोलने का मतलब क्या है कि आप कोई भी पॉइंट कंसिडर करो, पूरी लेंथ कंसिडर करो कैपिटल एल, या फिर छोटे छोटे पॉइंट भी कंसिडर करो, सेम रूल अप्लाई कर सकते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस आपके मीटर के पट्टी के हिसाब से आप लोग ढूंढ सकते हैं। इन शॉर्ट जैसा जैसा आपका वो लेंथ बढ़ेगा, लेंथ या स्टार्टिंग पॉइंट से जैसा जैसा बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा, वैसा वैसा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आया? अरे समझा कि नहीं? जैसे देखो यहाँ पर कितना है, इस लेंथ के लिए 1 मीटर के लिए कितना है 20, 2 मीटर के लिए कितना हो जाएगा 20 + 20 40, 3 के लिए कितना हो जाएगा 60, इसके लिए कितना हो जाएगा। समझ में आया? तो जैसी जैसी लेंथ बढ़ रहा है वैसी वैसी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। इन अदर वर्ड्स जैसे जैसे आप स्टार्टिंग पॉइंट से, कहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट किसको कंसिडर करेंगे, जो हाँ जो हायर पोटेंशियल पे कनेक्टेड है उसको ही स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर करेंगे, लोअर को नहीं। ये बात याद रखो। तो आप बोलेंगे सर बी को क्यों नहीं ले रहे? नहीं, जहाँ से करंट शुरू हो रहा है उसी को पहला पॉइंट मानेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट से जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे पोटेंशियल डिफरेंस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। समझ में आ गया? बस इसका यही कहने का मतलब था। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, इज नथिंग बट पोटेंशियल ग्रेडियंट, इज नथिंग बट पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद है मैंने ग्रेडियंट वर्ड को बोला था, सीडी कंसीडर करो, ऊपर भी जा सकते हैं, यानी बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो जैसा जैसा हम लोग जॉकी ऐसा करेंगे, अवे फ्रॉम ए जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हुआ, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया? इसीलिए उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, बस ये बोला गया। और यहाँ पर एक मीटर स्केल लगी रहती है 1 मीटर की, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर के हिसाब से आराम से कैलकुलेट कर सकते हो लेंथ के बेसिस पे पोटेंशियल डिफरेंस को। पहले आपको 1 मीटर का निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही कैलकुलेट कर सकेंगे। तुम लोग को समझ गया? समझ गया? अभी हटा दूँ। अभी इसका हम लोग देखने वाले हैं क्या, यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओके नाउ लिसन हियर, we are about to start with 9.4.2 uses of potentiometer। जरा ध्यान से देखो प्लीज, जरा ध्यान से देखो। आपको अननोन बैटरी का, अननोन बैटरी यानी बैटरी का वोल्ट नहीं पता आपको, या पोटेंशियल डिफरेंस उसका नहीं पता आपको, तो आपको क्या किया जाएगा, पोटेंशियोमीटर के ज़रिए से उसकी हम लोग वोल्ट ढूंढ सकते हैं। समझ में आया कि वो बैटरी में कितना वोल्ट है, कितना वोल्ट करंट ये पास कर सकती है, वो हम लोग ढूंढ सकते हैं। और अगर दो बैटरी को अगर हम लोगों ने दोनों का ढूंढ लिए तो दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं कि किसका हायर है किसका लोअर है। समझ में आ रहा है? वो कैसा करेंगे, तो देखो जो हिस्सा मैंने ब्लैक से बनाया हूँ वायर का, वो हिस्सा एक्चुअली पोटेंशियोमीटर है, और जो हिस्सा ब्लू से बनाया हूँ वो एक्चुअली आपके एक्सटर्नल बैटरीज को लगाने के लिए सर्किट बनाई गई है। सर्किट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि सर्किट में बैटरी वगैरह वो सब होती है, बस उन लोग को खाली बस कनेक्ट किया गया है। ठीक है, इसको 2 वे की बोलते हैं। मतलब क्या, ये की यहाँ पर है, इसको चाहे तो यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, निकालो यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ समझा? यानी ये ऐसी लगी है तो यहाँ पर लगा है, ये गैल्वेनोमीटर के वायर के साथ अटैच है, यहाँ लगाए तो E1 से अटैच हो गई, निकालो यहाँ लगाओ तो E2 से अटैच हो गई। इसको 2 वे की बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ गया? ठीक है, ये आपका बैटरी है, इसको ड्राइवर बैटरी या ड्राइवर सेल भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइविंग द करंट थ्रू आउट द सर्किट। इसको बोलेंगे के, दैट इज़ अ की, और इसको बोलेंगे रियोस्टेट जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस रहता है, आपको पता होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट है, या हम ये बोलेंगे कि वुडन ब्लॉक के ऊपर ये 2 मतलब 1 2 3 4 जो है ये 4 मीटर का ये नहीं इसने बनाया है। ए और बी जो है ये लेंथ ऑफ द वायर है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द वायर है। इतना समझ गया? ये गैल्वेनोमीटर है डिफ्लेक्शन के देखने के लिए, और ये होता है क्या, जॉकी। अब जरा ध्यान से सुनो प्लीज़, सब लोग यहाँ पर ध्यान से सुनो। जब कभी भी आप 2 बैटरीज लगा रहे हो जिसका EMF आपको देखना है या कैलकुलेट करना है, ज़रा ध्यान से देखो। इसका
वोल्टेज हमेशा या इसका पावर इन दोनों के मुकाबले ज़्यादा होना चाहिए, तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। कैसे, वो अभी हम लोग जब करते रहेंगे, वो पॉइंट जब आएगा तब मैं तुमको बोलूँगा क्यों मैंने बोला था। याद रखो, समझ में आया। सपोज करो इसका है 40 वोल्ट, 40 वोल्टेज वाली बैटरी है, इन दोनों का उससे कम होना चाहिए। सपोज करो इसका हो गया कितना 30, इस नहीं इतना नहीं जानेगा, इसका हो गया 20, सपोज करो इसका हो गया 10। कुछ समझ में आ गया, तो ही ऐसा रखने का। अरे समझ रहे कि नहीं तुम लोग, कम रखने का, यानी इससे कम वाला ही चाहिए, नहीं तो नहीं होएगा कैलकुलेशन, डेफिनेटली नहीं होएगा। बोलो समझा। अब ध्यान से सुना प्लीज। करंट कैसे जाएगा बोलो, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा कि नहीं, है ना, ऐसा जाएगा। लेकिन आप गौर करो यहाँ पर भी तो पॉजिटिव है, E1 E2 भी पॉजिटिव है, उसका इधर जाना चाहिए। अब एक नया रूल, ये टीचर ने बोले होंगे आपको, फिर भी सुन लो। नया रूल, यानी रूल है पुराना, आपको बोलने में नया है मेरे लिए। वो ये है कि जो बैटरी का पावर कम होता है, कम वाला रुक जाता है, प्लीज़ ये याद रखो, और हाई पावर वाला जाता है। कुछ समझ में आया, समझ में आया। एक रास्ता है, ये एक रास्ता है, ठीक है, यहाँ से बहुत फास्ट लोग भाग रहे हैं, और यहाँ पर से आप या एक छोटा बच्चा है या कोई बुजुर्ग है जो इनकी स्पीड को मतलब वो नहीं कर सकता, कॉम्पीट नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, वो रुक जाएगा, वो कोई दूसरे रास्ते से जाएगा, मगर इसमें से नहीं जाएगा। क्यों, समझ लो बहुत सारे बैल भाग रहे हैं, वो बाहुबली वाला सीन, बहुत सारे बैल भाग रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आप उसमें घुसने की कोशिश करोगे, नहीं करोगे, उसका पावर ज़्यादा है। ज़रा ध्यान से सुनो, ऐसा ही हो रहा है, इसका पावर बहुत ज़्यादा है, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा, इट विल गो रिवर्स, ये कुछ अलग हो जाएगा। हाँ, ये कुछ अलग हो जाएगा, ये ऐसा जाएगा। अगर ऐसा जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर में इसका डिफ्लेक्शन बताएगा। क्यों, क्योंकि उतना करंट उसके पास जा रहा है। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। अब आपको डिफ्लेक्शन को रोकना है और ज़ीरो बताना है। जहाँ ज़ीरो बताएंगे और बराबर वो वहीं पर ज़ीरो बताएगा जहाँ पर इसके ऊपर आप 20 पे रुकोगे। कुछ समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। अब देखो मैंने इसको 40 बोला, जानबूझ के 40 बोला, क्यों, क्योंकि मैंने चीज़ों को आसान रखने के लिए बोला। 1 मीटर, ये 1 लाइन इज इक्वल टू 1 मीटर ऐसा कंसिडर करो। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, इसका मतलब 10-10 वोल्ट का है। अब तुम समझ रहे हो, ये 10 वोल्ट का है, हर एक के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10-10 का है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, लेकिन आपको को नहीं मालूम ये 20 का है कि कितने का है, मैं बता रहा हूँ कि सपोज करो ये 20 का है, ताकि आपको कैलकुलेशन समझ में आए। अब मैंने क्या किया, अब देखो इसका डिफ्लेक्शन ऐसा है, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ऐसा है, अपने को उसको इधर लाने का है। समझ आया, ये गैल्वेनोमीटर है, ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ऐसा है, बराबर है। सपोज करो 20 के लिए उसका डिफ्लेक्शन 20 पे आया, अपने को क्या करना है, इसको यहाँ लाना है। इससे क्या मालूम पड़ेगा कि भाई इसका इस वायर में जितना पावर है उसने इसको नलीफाई कर दिया, मतलब इसके अंदर और उसके अंदर रिजल्टेंट वेक्टर जो अपन पढ़ते थे या रिजल्टेंट फोर्स पढ़ते थे, तुम 20 का लगा रहे हो, मैं 20 का लगा रहा हूँ, तो देयर विल बी नो मूवमेंट। समझ में आया, तो वैसा ही देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन। अगर यहाँ पर भी 20 वहाँ पर भी 20, कुछ समझा। अभी फिलहाल यहाँ से 20 का जा रहा है तो डिफ्लेक्शन इधर है। अब अपने को क्या करना है, ये जॉकी से कनेक्टेड है, जॉकी से देखो, यानी ऐसा हो गया, ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ से 20 का लग रहा है, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इधर है। अब मुझे इधर से इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये घूमकर इधर आ जाए, कुछ ऐसा समझो। अब समझ आया, एग्जैक्ट 20 होगा तो ये रुक जाएगा, कुछ समझा। तो मैं ये लूँगा जॉकी, और ये लिया और मैंने इधर पे आया, नो डाउट ये तो 0 है सपोज करो। अब यहाँ से मैं आगे आगे जा रहा हूँ, आगे आगे जा रहा हूँ, यहाँ तक आया, थोड़ा सा ये इधर पे आ जाएगा, मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ चलो आधा रास्ता तो तय हुआ है, मतलब समझ में आ रहा है, कुछ समझा। अब मैं इधर से आऊँगा, इधर से आऊँगा, इधर जैसा आऊँगा, नाउ देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन। तो समझ जाना इस बैटरी का वोल्टेज कितना है, 20। क्यों, क्योंकि मुझे पता है पहले इसका कैलकुलेट करके रखने का कि 1 मीटर में कितना वोल्ट भाग रहा है। समझ में आया, रियोस्टेट वगैरह ये सब एडजस्ट ऐसा करने का कि 1 मीटर के हिसाब से एक राउंड फिगर आ जाए। समझ में आया, रियोस्टेट इसीलिए रखा जाता है कि एक राउंड फिगर आ जाए, पॉइंट में मत रखो,
नहीं तो फिर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। तो 1 मीटर में कितना हो रहा है, सपोज करो 10 वोल्ट, इसका मतलब 2 में 20, 30, 40, तो मैं जैसा यहाँ आया तो 20, इसका मतलब इस बैटरी की वैल्यू कितनी है, 20। समझा? अब क्या करेंगे, इस की को निकालेंगे। अब पहला ये बंद कर देंगे, सर्किट बंद कर देंगे। अब इसको निकालेंगे, अब इसको जुड़ा देंगे, की 2 को जुड़ा देंगे। अब समझा? फिर से डिफ्लेक्शन आएगा क्योंकि जॉकी मैंने वहाँ से हटा चुका हूँ, तो फिर से डिफ्लेक्शन आएगा। अब मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये 10 है, चलो सपोज करो 10 नहीं लेते, 15 लेते, ताकि थोड़ा इंटरेस्ट, मतलब ऐसा भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा लेकिन थोड़ा समझो 15 लेते, तो क्या हो जाएगा, तुम लोग को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। अब यहाँ से शुरू करेंगे 10 पे आए तो ये अप्रॉक्सीमेटली, यानी ये पहला यहाँ पर था शुरू में, एकदम शुरुआत में, ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 हो गया। अब यहाँ पर जैसे मैं आऊँगा इसका आधा, यानी समझ जाना कि 15 पे मेरे को डिफ्लेक्शन बताएगा। बोलो समझा? ठीक है, तो इससे क्या पता चला, हम लोगों ने 2 सेल का वो फाइंड किए, वोल्ट फाइंड किए। अब इनका कंपैरिजन कैसा करेंगे, कुछ नहीं, देखो चाहे तो प्लस माइनस करके भी कर सकते हैं इन लोग डिफरेंस जानने के लिए, मगर इन लोगों ने कैसा कंपैरिजन किए, डिवाइड करके। आप डिवाइड करके इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कंपेयरिंग द 2 सेल्स, तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 सेल को जो है कंपेयर किया गया है। तो अभी इसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। जब ऐसा डिफ्लेक्शन 0 आया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये कि सपोज करो मैं पहले सेल की बात कर रहा हूँ, तो EMF ऑफ फर्स्ट सेल इज इक्वल टू वोल्टेज विच इज ऑन द, क्या बोलते हैं इसका नाम, पोटेंशियोमीटर का वो है, अरे है क्या नहीं। और सपोज करो उसकी जो भी हम लोगों को पॉइंट मिला था, सपोज करो वो C है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, VAC, ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, बट अकॉर्डिंग टू क्या ये पोटेंशियल ग्रेडियंट, हम लोग को क्या मिला था, V इज इक्वल टू KL, ये मिला था हम लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको कंसिडर करें तो हम लोग इस यहाँ पर AC कंसिडर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है, मतलब हम लोग इसको इक्वल कर सकते हैं। कुछ समझा आप लोगों को? समझ गया? हाँ, इसको L1 ले लेते हैं, ठीक है, चलो मैं L1 ही ले लेता हूँ, इसको समझा। ऐसा ही दूसरे के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, E2 के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, K अपॉन, बोलो समझा? समझा? अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग या डिवाइडिंग 1/2, तो हम लोग को क्या मिलेगा, E1 अपॉन E2 या एप्सिलॉन K L1 अपॉन K L2, ये दोनों कट हो गया बस। तो क्या बता रहा है वो, ये बता रहा है कि जितना इसका वोल्ट है उसकी लेंथ, जितना इसका वोल्ट है उसकी लेंथ, ये दोनों को कंपेयर किया गया, बस ये इसने बोला है। और यहाँ पर इसके बारे में ख़त्म हुआ है। ये था मेथड 1, ये था क्या, मेथड 1। ओके, नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट विथ मेथड 2। ठीक है, मेथड 2 हम लोग शुरू कर रहे हैं। कौन सा मेथड 2? टू कंपेयर EMF ऑफ सेल का मेथड 2। अब उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रा समझ लो कि 2 सेल को हम, यानी 2 सेल के वोल्टेज को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, वो डिपेंड करता है कि उनका अरेंजमेंट हमने कैसा रखे हैं। ठीक है, जैसा मिसाल के तौर पे सपोज करो, अगर किसी का ये तो नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अगर हम लोगों ने ऐसा अरेंजमेंट किए जहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव अल्टरनेटली अरेंज्ड है, और ये सपोज करो E1 है और सपोज करो ये E2 है, आप लोग एप्सिलॉन भी बोलते हो। ठीक है, तो याद रखो यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, E1 प्लस E2 ऐसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है करंट जो है एक सीक्वेंस में जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव वैसा जा रहा है। समझ में आया? लेकिन कुछ टाइम पर हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। वो सब्ट्रैक्ट करने की कंडीशन या फिर उसका डायग्राम कैसा बनाएंगे हम लोग, ज़रा ध्यान से देखो। यानी कि दोनों भी जो है टर्मिनल एक जैसे रहेंगे, पॉजिटिव वर्सेस पॉजिटिव। तो यहाँ पर
E1 माइनस E2 होगा। एज्यूम किया जा रहा है कि E1 की वैल्यू ज़्यादा रहेगी E2 के मुकाबले। समझ में आया? या तो फिर दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि सपोज करो नेगेटिव और नेगेटिव साथ में रहेंगे। अरे समझा कि नहीं? तो भी माइनस किया जाएगा। कंसीडर किया जा रहा है कि E1 की वैल्यू E2 से ज़्यादा है। समझ में आया? ये एज्यूम किया जा रहा है कि E1 की वैल्यू E2 से ज़्यादा है। उस टाइम पर ऐसा होगा। समझ में आया? पॉजिटिव नेगेटिव या प्लस और माइनस समझ में आया? तो याद रखो, जब आप प्लस करोगे उसको सम मेथड बोलते हैं या असिस्टिव मेथड बोलते हैं, और जब आप इसको माइनस करते हो तो डिफरेंस मेथड बोलते हैं या अपोजिंग मेथड बोलते हैं। इतना समझा लोगों को? अब इसी के ऊपर बेस्ड ये डायग्राम बनाया गया है, और यहाँ पर आप देखोगे पहले ये सर्किट डायग्राम को ज़रा समझ लेते हैं। ठीक है, ये वाइप आउट कर दूँ, बुक में तो दिया हुआ है, तो इसके लिए देखो अभी क्या हुआ। यहाँ से शुरू करते हैं। ये क्या है? ये रियोस्टेट, ये एडजस्टेबल है। क्यों एडजस्ट करना है? ताकि आप 1 मीटर का एक कंफर्म वैल्यू लेकर आ जाओ कि 1 मीटर पे इतना वोल्ट दे रहा है, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। 1 मीटर, तो ये रियोस्टेट है, इसको एडजस्ट कर लो। एक बार एडजस्ट हुआ, अब डू नॉट डिस्टर्ब। ठीक है, ये क्या है? बटन आपकी प्लग की, इसको चालू करने का। ये क्या है? आपका नो डाउट ड्राइवर बैटरी या ड्राइवर सेल, क्योंकि ये पूरे सर्किट में करंट ड्राइव करेगी। इतना समझ गया। और अब यहाँ पर एक एक्सटर्नल हम लोगों ने सर्किट या हम ये बोलेंगे क्या चीज़ लगा दी है। यहाँ पर देखो बैटरी E1 और ये बैटरी E2, इन लोगों के बीच में कनेक्शन अभी नहीं जोड़े। इसका मतलब ये सर्किट अकेले घूम रही है अगर हम लोग चालू करेंगे तो। ठीक है, लेकिन अब उसको ऐसा अरेंज करेंगे कि सम मेथड भी आ जाएगा और डिफरेंस मेथड भी आएगा, बट अलग अलग टाइम पे, एक साथ नहीं कर सकते। समझ में आया? कोई अलग अलग टाइम पे करेंगे। तो देखो एक्चुअली करंट ऐसा जा रहा है कि लेके जा रहा है, या ऐसा जा रहा है। समझ में आया? करंट का फ्लो अभी फिलहाल ऐसा है। अगेन आई वुड से, ध्यान से सुनो कि हाँ, अगेन आई वुड से कि ज़रा ध्यान से सुनो, ये बैटरी की वैल्यू, मेन बैटरी की वैल्यू, ये दोनों से ज़्यादा होनी चाहिए। कभी भी याद रखो, पोटेंशियोमीटर में मेन बैटरी की वैल्यू छोटी बैटरियों से या सेकेंडरी बैटरियों से ज़्यादा ही होनी चाहिए। इतना समझ गया? इसका वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कभी भी हाई पोटेंशियल पे रहेगा एज कम्पेयर टू द लास्ट पॉइंट। इतना समझा? मेजरमेंट, तीसरा पॉइंट, मेजरमेंट कभी भी कहाँ से शुरू करेंगे? डेफिनेटली स्टार्टिंग से करेंगे। आप बी से करोगे, आप ऐसा नहीं चलेगा। रूल जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। पहला क्या बोला हूँ कि आपको जो है ये ई की वैल्यू आपकी ये दो छोटी सेल से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा क्या बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट, लो बैटरी, हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट जो है कभी भी याद रखो वो क्या रहेगी? स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगी? स्टार्टिंग पॉइंट जो रहेगा वो कभी भी पॉजिटिव टर्मिनल से ही रहेगा, और स्टार्टिंग पॉइंट से ही आपको रीडिंग शुरू करना है, यानी कि स्लाइडिंग ऑफ जॉकी। ठीक है, हम लोग सबसे पहला ये सेकेंड मेथड देख रहे हैं। ठीक है, कंपेयरिंग द EMF ऑफ टू डिफरेंट सेल्स। उसके अंदर हम लोग पहला वाला जो देख रहे हैं वो सम वाला देख रहे हैं। अभी देखो सम वाले के लिए हम लोगों ने कंडीशन क्या बोले थे? पॉजिटिव। देखिए समेशन वाला कब होगा? जब पॉजिटिव और नेगेटिव अल्टरनेटली अरेंज रहेंगे तब समेशन वाला आएगा। इतना समझा? तो ये समेशन आएगा। अब इस सर्किट के अंदर हम लोग समेशन को कैसा क्रिएट करेंगे? तो ज़रा ध्यान दो, हमको की1, इसको अलग कलर से मैं लिखूँ तो ज़्यादा अच्छा है, मैं लिखना, ठीक है, की1 और की2 को जोड़ देना है, की3 और की4 को जोड़ देना है। तो आप देखोगे कि क्या हो जाएगा? समेशन हो जाएगा। कैसे? देखो अब करंट ऐसा, यानी देखो मैंने पहले बोला हूँ जो बड़ा है तो वहाँ छोटा नहीं जाएगा, तो ये इधर से जा रहा है, इधर से गया, देखो नेगेटिव से शुरू हुआ ना, नेगेटिव से शुरू तो पॉजिटिव की तरफ आया, तो देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आया। इसका मतलब ये अल्टरनेट हुआ कि नहीं? तो यहाँ पर समेशन होगा, यानी कि E1 प्लस E2 होगा। अब समझ गया अरेंजमेंट कैसा हुआ? की1 और की2 को कनेक्ट किया गया और की3 और की4 को कनेक्ट किया गया, तो करंट कैसा जा रहा है? ये ऐसा जा रहा है। बोलो समझा?
और यहाँ से किधर जाएगा, गैल्वेनोमीटर। तो यानी कि सपोज करो इसका था 20 वोल्ट और इसका है 10 वोल्ट, तो ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 30 वोल्ट का डिफ्लेक्शन इसके अंदर दिखाएगा, गैल्वेनोमीटर के अंदर। अरे समझा कि नहीं, ये 30 वोल्ट का डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अब अपने को क्या करना है, कोई क्या जॉकी को लेना है और स्टार्टिंग पॉइंट से टैपिंग करते हुए या स्लाइडिंग करते हुए जाना है, कब तक, जब तक ये 30 ना हो। अगर आपने सपोज करो अगर आपने ये दोनों का मतलब 1 मीटर का जो है 10 रखा है, राउंड फिगर 10 वोल्ट, समझ में आया, तो ये 4 मीटर में कितना होएगा, 40 वोल्ट। अगर ये आपको नहीं मालूम कि वैल्यू क्या है, यू डोंट नो, लेकिन सपोज करो ये 30 है, मैं ऐसा बता दे रहा हूँ कि 30 है, तो वो कहाँ पर रुकेगा, 10 यानी कि 20 से 30 ये यहाँ पर रुकेगा। बोलो समझा, तो नल डिफ्लेक्शन विल बी फाउंड एट दिस पॉइंट। समझा, यहाँ से गए 1, यहाँ से गए 2, यहाँ से गए 3। समझा, तो लोगों को समझा कि नहीं समझा, हाँ इजी है, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका, अरे बोलो समझा कि नहीं। अब क्या हो जाएगा, तो देखो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू V। कौन सा V, सपोज करो यहाँ पर पहुँचे, मैंने दे दिया C। डिफ्लेक्शन कहाँ पर मिला हम लोग को, A से शुरू होकर C पर पहुँचे तो डिफ्लेक्शन नल मिला, तो हम लोग क्या लिखेंगे, AC। इतना समझा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, बाय अप्लाइंग। तुम लोग ये समझा ना ये क्वेश्चन कैसे आया, क्यों ऐसा क्वेश्चन लिखे, क्योंकि बैटरी लोगों का टोटल इक्वल हो गया इसके वोल्ट के साथ, इसके लिए इन लोगों को आमने सामने लिखे। समझ में आ गया, तो ये कितना हो गया, 20 + 20, सॉरी 20 = 20 या 30 आया था ना, 30 = 30, इसीलिए ऐसा लिखे, ठीक है। बाय अप्लाइंग क्या है वो, के का लॉ क्या है, के मतलब क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या बोलता है, बोलो जल्दी से, V = L और क्या ये के एल राहुल तो समझ आया, KL लिख देते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा ही रहता है। बोला समझा। अब यहाँ पर के लिए, इस सिचुएशन के लिए हम लोग V को AC ले सकते हैं, उस लिहाज से हम लोग क्या करेंगे, देखो ऐसा लिख सकते हैं, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू KN। बोले समझा, क्योंकि देखो ना ये दोनों कॉमन है, तो मैंने दिस इज इक्वल टू दिस ले लिया बस, तो जो हमेशा हम लोग करते हैं। इतना समझा आप लोगों को। अभी देखो डिफरेंस मेथड के लिए आपको क्या करना है, आपको 1 और 4 को कनेक्ट करना है, 2 और 3 को कनेक्ट करना है। किसको, 1 और 4 को कनेक्ट करना है, 3 और 2 को कनेक्ट करना है। अब देखो कैसे जाएगा करंट, माइनस से शुरू हुआ, माइनस से शुरू हुआ, माइनस से शुरू हुआ, माइनस से शुरू हुआ, वापस माइनस पे आया। कुछ समझा, तो क्या हो जाएगा, दोनों भी सिमिलर पोल है, या मैं ये बोलूँगा दोनों भी सिमिलर टर्मिनल है, और सिमिलर टर्मिनल जब मिलते हैं तो हम लोग माइनस करते हैं। समझ गया कि नहीं, 1 और 4 और 2 और 3 को अगर कनेक्ट करेंगे। अब ये गया इधर, पहला आ रहा था 30, क्यों, क्योंकि 10, ऐसा एज्यूम करो ये 10 का, ये 20 का है। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा बोलो, 20 - 10 यानी कि आ जाएगा 10। अरे समझा। अब हम लोग करंट चालू करके जब यहाँ से स्लाइड करेंगे तो कितने पे आएगा, देखो यहाँ पर मिलेगा। अरे समझा कि नहीं, क्यों, क्योंकि 10 ही वोल्ट है, तो यहाँ पर आ गया। अरे समझा। सपोज करो ये स्पॉट को मैं ले रहा हूँ SR के तो S ले लिया सपोज करो। तो अभी बोलो सेम चीज़ करेंगे, देखो यहाँ पर ये समेशन हटा दो और यहाँ पर बोलो डिफरेंस वाला, ठीक है, डिफरेंस वाला कैसा रहेगा, छोटा हो या बड़ा हो, या ऐसा लेना है तो ऐसा भी लेना, समझा ना, ये डिफरेंस। अभी फिलहाल हमारे सामने ये सिचुएशन आई है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, E1 - E2 एज्यूम कर रहे हैं कि E1 बड़ा है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा सेम चीज़ है, बस खाली मैं थोड़ा सा ये अल्टर ऐसा कर रहा हूँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से। यहाँ पर अभी A से S तक आया, तो A से S तक लिखेंगे हम लोग, A से S। अप्लाई करेंगे कौन सा, पोटेंशियल ग्रेडियंट का लॉ।
पोटेंशियल ग्रेडियंट का लॉ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू के एल। यहाँ पर हमारे लिए V क्या है, ए एस है, तो इस सिचुएशन के हिसाब से हम लोग V ए एस लेंगे। अगर वैसा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा, बोलो समझा। अरे हाँ, ये लेंथ 1 थी पहला, सॉरी यार, और ये लेंथ 2 है। तुम लोगों को समझा, 2 यहाँ दिया मगर यहाँ नहीं दिया, इतना समझा, हो गया। अरे समझा कि नहीं, कॉपी करो क्या, नहीं करो तो नहीं करो। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एकदम सिंपल, ये दोनों को डिवाइड करेंगे क्योंकि हम लोग को डिफरेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। अगर ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जल्दी से, पहला वाला क्या आया था, E1 प्लस E2, ठीक है, इज इक्वल टू के एल राहुल ठीक है 1, ये आया था अपॉन E1 माइनस E2, एज्यूमिंग के ये बड़ा है, हाँ बार बार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, के एल 2, ठीक है। क्या कट हो रहा है, ये कट हो, ओके नाउ सी, अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लीज। तो यहाँ तक हमारा इक्वेशन पहुँचा था, ठीक है, हम लोगों ने जगह चेंज की है, ठीक है हम लोगों ने जगह चेंज की है, तो ये यहाँ तक पहुँचा था। अब यहाँ पर हम लोग को एक रूल अप्लाई करना है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। कुछ समझा आप लोगों को, पिछली बार जो हम लोग 2 सेल का ईएमएफ जो वो कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे, उसमें हम लोग लास्ट में यहाँ तक पहुँचे थे। उसके बाद आगे क्या करना है हमको, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड करना है। अभी देखो कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड क्या बोलता है, इफ़ ए अपॉन बी अगर है तो उसको कंपोनेंडो डिविडेंडो फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इस ऊपर वाले को ए कंसिडर करेंगे पूरा अक्खा इक्वेशन को, और इसको बी कंसिडर करेंगे। वैसा ही इस L1 को ए कंसिडर करेंगे और L2 को बी कंसिडर करेंगे। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो राइट और लेफ्ट दोनों जगह पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन हमारा E1 प्लस E2, ठीक है, पहला क्या था प्लस, और बी क्या है ये, तो E1 माइनस E2, ये हो गया द होल अपॉन क्या हो जाता है, E1 प्लस E2 माइनस E1 माइनस E2, ठीक है। और ऐसा ही यहाँ पर आ जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, ये समझा, ठीक है। अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन करते तो देखो क्या मिलेगा, ये तो खैर माइनस ही रहेगा, E1 प्लस, एक काम करो यहीं पर मैं ब्रैकेट खुलवा दूँ, टाइम बचेगा। अगर देखो यहाँ पर ब्रैकेट खोलते तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो ये यही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ का ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इट विल बी प्लस, तो मैं इसको यहाँ पर डायरेक्टली प्लस करता हूँ। ये अगला स्टेप रहना चाहिए, ठीक है, जो मैंने स्किप किया। अभी देखो कैंसिल आउट हो सकता है, प्लस और माइनस कैंसिल आउट हुआ है। यहाँ पर भी देखो एक माइनस है एक प्लस है, ये कैंसिल आउट हो सकता है। लेकिन E2 प्लस E2 है और E1 प्लस E1 है, तो ये हो जाएगा 2E1 अपॉन 2E2 इज इक्वल टू L1, ठीक है, प्लस L2 द होल अपॉन L1 माइनस L2, इतना समझा। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या बन गया, द फाइनल इक्वेशन E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 द होल अपॉन L1 माइनस L2। ये है हम लोगों का लास्ट फॉर्मूला, बोलो इतना समझा। यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि नाउ वी हैव टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ अ सेल। अब देखिए यहाँ पर ये जो स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया गया है, दिस रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल। समझ में आ गया। अब अगर आप देखोगे ये जो हिस्सा है, अरे यार, ये जो हिस्सा है ना, ये F शेप का जो दिख रहा है आप लोगों को, ये है एक्चुअली अपना पोटेंशियोमीटर। लेकिन पोटेंशियोमीटर खुद एक सर्किट है, क्योंकि उसके अंदर प्लग की है, बैटरी है, और ये इसका वायर है, रेजिस्टेंस है, ये रियोस्टेट है,
ठीक है, ये एक अपना सर्किट है। इस सर्किट में एक और एडिशनल सर्किट हम लोगों ने ऐड की है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये सेल है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, फिर प्लग की है, फिर ये रेजिस्टेंस है, और ये गैल्वेनोमीटर है, और ये जॉकी है। ठीक है, तो इन शॉर्ट गैल्वेनोमीटर में एक साइड से इसका एक टर्मिनल जो है इस सर्किट से अटैच है, और दूसरा टर्मिनल जो है इस सर्किट से अटैच होगा बाय मीन्स ऑफ जॉकी। इतना समझा? इन शॉर्ट गैल्वेनोमीटर में दोनों तरफ का करंट जाने वाला है, ऐसा मतलब बताया गया है बाय द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। समझ आया डायग्राम? अब जरा ध्यान से सुनिए, अब हो क्या रहा है, हम लोग इसमें है ना दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक ये कि इसको बंद रखकर और इसको चालू रखकर। पहली कंडीशन क्या रहेगी, ये मेन स्विच चालू रहेगा, समझ में आया, K1 चालू रहेगा, तब ये बंद रहेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग डिटेक्ट करेंगे कि यहाँ पर हम लोगों को नल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में कब मिलता है। ठीक है, उसका जो इक्वेशन आएगा उसको रखेंगे लिखकर साइड में। फिर दूसरी बार क्या करेंगे, इसको ऑन कर देंगे, इसको ऑन कर देंगे। जब इसको ऑन करेंगे तो ये रेजिस्टेंस, और याद रखो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको नोन होनी चाहिए, क्योंकि हमको इसको नहीं ढूंढना है, हमको इसको ढूंढना है। ठीक है, तो पहला खाली ई ढूंढेंगे, जब ये बंद रहेगा तब इक्वेशन आएगा, उसको साइड में रख देंगे। फिर दूसरा इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको चालू करके। फिर से नल डिफ्लेक्शन ढूंढेंगे, नल डिफ्लेक्शन आया, जो भी उसकी लेंथ रहेगी उसका इक्वेशन लिखेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तब जाके फाइनली हमको समझ में यानी फॉर्मूला मिलेगा कि स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है। इतना समझा अभी? तो पहला सपोज करो ये बंद है, बंद है मतलब इसको ओपन बोला गया है। ठीक है, तो ये K2 ओपन है, K1 जो है क्लोज्ड है। तो क्या हो जा रहा है, और याद रखो, ये हमेशा याद रखना प्लीज, ये हमेशा याद रखना कि हमेशा याद रखना कि ये जो कहाँ गया बैटरी होती है, इसका वोल्टेज जो भी, ये समझ लो ये प्राइमरी बैटरी है, तो सेकेंडरी बैटरी से इसका वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए। प्राइमरी हैज़ टू बी लार्जर वोल्टेज देन द सेकेंडरी बैटरी, ये प्लीज़ ये याद रखना है। दूसरा मैंने हमेशा क्या बोला हूँ कि भाई पॉजिटिव की तरफ जो है पहला वाला रहेगा, मतलब पहला पॉइंट रहेगा ए वाला पॉइंट जो हम लोग शुरू करेंगे। और डिफ्लेक्शन ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी से शुरू करेंगे क्या ए से शुरू करेंगे, ए से शुरू करेंगे। ये 3 पॉइंट हमेशा याद रखना। पहला क्या है, ये प्राइमरी बैटरी की पावर दूसरी बैटरी से ग्रेटर होना चाहिए। दूसरा पॉजिटिव के तरफ ही हम लोग अटैच करेंगे जो भी वायर, वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा इन शॉर्ट, और मेजरमेंट स्टार्टिंग पॉइंट से ही करेंगे। बस ये 3 चीज़ हम लोग को याद रखना है। इतना समझ गया? ठीक है, अब देखो क्या किया जाएगा, एकदम सिंपल। इसको बंद रखा गया है, इसको कनेक्ट किया गया है, अब इसको ऑन किया गया है। जैसे ऑन करे करंट ऐसा फ्लो होना शुरू हो गया, ए से लेकर बी तक, फिर आ रहा है, फिर इधर ऐसा घूम रहा है। ठीक है, नो डाउट इसका पॉजिटिव है, इसका करंट यहाँ जाना चाहिए। हालांकि स्विच बंद है, लेकिन जैसे हम लोग इसको वायर में जुड़ाते, देखो आप जब बैटरी लेते हो कुछ बटन वटन नहीं लगाए, ज़बान लगाते हो तो झटका लगता है, ये आप लोगों को मालूम होगा। क्यों? उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो हम लोगों को वो एंटर करते बॉडी में। समझ में आया? तो हमारे अंदर करंट आ जाता है टेम्पररीली, स्लाइटली, डिपेंड करता है उसका पावर कितना है। क्या बटन चालू किए, कुछ किए नहीं, बस खाली कंडक्टर, हमारी ज़बान एज अ कंडक्टर काम में आती है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं हमारी ज़बान में, जिसकी वजह से झटका लगता है। समझ में आया? तो वैसा ही हम लोग ऑन नहीं करेंगे तो भी इसके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स का जो भी पावर रहेगा तो वहाँ पर डिफ्लेक्शन दिखेगा। किसमें? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा जब हम लोग ये अटैच करेंगे। और सपोज करो जॉकी इसको अटैच नहीं किए तो डिफ्लेक्शन इधर गया। ठीक है, ऐसा समझ कर चलो कि ये 40 वोल्ट का है, ये जस्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि मालूम पड़े कि मिलेगा कहाँ। और ये सपोज करो ये 20 वोल्ट का है। कितना है? 20 वोल्ट का है। हर एक यहाँ से यहाँ 1 मीटर है। समझ में आया? सपोज करो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, नहीं ABCD अभी नहीं देते, यहाँ से यहाँ 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ 3, और सॉरी यहाँ से यहाँ 1 मीटर, यहाँ से यहाँ 2 मीटर, यहाँ से यहाँ 3 मीटर, यहाँ से यहाँ 4 मीटर। तो यानी कि 40 वोल्ट के हिसाब से मैंने बोला हूँ। ठीक है, इतना समझ गया? अब हम लोग क्या करेंगे, ए से शुरू करेंगे जॉकी को पकड़कर, और देखेंगे कि डिफ्लेक्शन, यानी हम लोगों को गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 पे लाना है।
सपोज करो उसका डिफ्लेक्शन अभी यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। तो जॉकी को ले गए और ऐसे स्लाइड करते जाएंगे, टैपिंग लगता है तो टैपिंग करो, लेकिन स्लाइडिंग इज अ परफेक्ट वे। तो उसको स्लाइड करते रहेंगे कब तक, जब तक का आपको डिफ्लेक्शन 0 ना मिले। जैसे ही 0 मिला, सपोज करो वो यहाँ पर था पॉइंट, तो मैंने उस पॉइंट को ले लिया C। क्यों? क्योंकि 10 + 10 20, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर हम लोग को डिफ्लेक्शन मिलना चाहिए 0 डिफ्लेक्शन। अगर आगे लेके गए तो ये इधर चला जाएगा, क्योंकि अभी ये ज़्यादा हो गया, समझ में आया? तो ये ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया। तो उस टाइम पे हम लोग उसको इक्वेशन क्या लिखेंगे? अब देखो हमारा क्या हो गया, E जो है, E कौन सा E? ये E1 है ना, E1 ही है ना, हाँ। E1 इज इक्वल टू वोल्टेज, किसका वोल्टेज? वोल्टेज ऑफ दिस वायर, पोटेंशियोमीटर वायर। इसका E का वोल्टेज पोटेंशियोमीटर वायर के वोल्टेज के बराबर हो गया। लेकिन कौन सा वोल्टेज है? A से लेकर C तक, A से लेकर C तक। बोलो इतना समझा? ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर्मूला, या फिर लॉ ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या करेंगे? लॉ ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ, लॉ नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट का शॉर्टकट लिखा मैंने, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का वो क्या बोलता है? प्रिंसिपल, बोलो जल्दी से। V इज इक्वल टू के एल, राहुल V इज इक्वल टू के एल। हमारी ज़रूरत के हिसाब से V क्या है? V है AC, हाँ, इज इक्वल टू के। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर के एल बराबर है। अब देखो, अगर ज़रा ध्यान दो, ये VC और ये VC सेम है, इसका मतलब हम ये दोनों को भी सेम मान सकते ना। तो देयरफॉर हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, E1 इज इक्वल टू के। हमारे यहाँ पर L कौन है? L क्या है हमारा? L2 ले लेते। क्यों? क्योंकि देखो ये L जो है ये पूरी लेंथ है, तो हम लोग कैपिटल नहीं ले सकते, तो हम लोग चाहते इसको L1 ले लेते। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। बोलो समझा? किसको नहीं समझा? ऐसा कोई है? ये बैटरी जब ये की नहीं चालू किए और खाली जॉकी से इसको ट्रेस किए तो डिफ्लेक्शन बताया। सपोज करो यहाँ पर जो भी था हम लोग ने A से शुरू किए थे, इस पॉइंट को भी टेम्पररीली कुछ नाम दे देंगे, C दे देंगे, क्योंकि B यहाँ दे चुके हैं तो C दे देंगे। तो हमारा वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज मैच कर रहा है, इक्वल कर रहा है टू द वोल्टेज ऑफ द बैटरी या EMF। तो इसीलिए बैटरी इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ द वायर। इतना हो गया। अब यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट का प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। वो क्या बोलता है? V इज इक्वल टू के एल, ठीक है। हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमारा V क्या है? AC है, तो मैंने AC लिख दिया। ये V इक्वल दिख रहा है, तो हम लोग ये दोनों को भी इक्वल मान सकते हैं, लिख दिए। हमारे ज़रूरत के हिसाब से हमारा E1 है और लेंथ क्या है? L1 है। हो गया इक्वेशन नंबर 1। इतना समझा? कौन है जिसको नहीं समझा? ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से देखो, एक मिनट जो, फाइन। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप। ये इक्वेशन नंबर 1 याद रखो आप प्लीज। ये इक्वेशन नंबर क्योंकि आगे आने वाली है काम में। अब जरा ध्यान से देखो, अब इसको भी ऑन कर दिए। अब क्या करें, की 1 भी क्लोज्ड है, की 2 भी क्लोज्ड है। क्लोज मतलब ऑन है, ठीक है। अब ऑन करेंगे, जरा ध्यान से सुनो। हम लोगों ने एक और रेजिस्टर को ऐड कर दिए, पैरेलल टू दिस ऐड कर दिए। जब कभी भी रेजिस्टर को ऐड करेंगे करंट का फ्लो कम हो जाएगा। क्यों? रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट को थोड़ा रेजिस्ट करेगा, लो करेगा। तो हमारा ये अगर यहाँ पर मिला था, ये अभी यहाँ कहीं मिलेगा, मतलब और कम मिलेगा। समझ में आया? उसको हम लोग नाम दे देंगे, सपोज करो L2 देने वाले, सपोज करो। अच्छा देखो, अभी मैं बताता हूँ, वो तो शॉर्टकट में बताया, अभी बताता हूँ। जैसे इस प्लग की को ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जॉकी को हटा दो तो ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा। पहले 20 दिखा रहा था, अभी सपोज करो थोड़ा कम दिखाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टर ऐड करे तो थोड़ा सा करंट फ्लो स्लो हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा ऊपर आ जाएगा वो। अब हम लोग जॉकी लेके ट्रेस करेंगे। बेसिक क्या है, आपको ए से शुरू करना है, ए से करना है, यहाँ कहीं उसको आपको मिलेगा। समझ में आया? सपोज करो मैं मानता हूँ कि ये 15, यानी ये रेजिस्टर मिलाने के बाद 15 वोल्ट तक का पहुँचा, तो अप्रॉक्सीमेटली इसके बीच में आएगा। इस लेंथ को हम लोग क्या दे देंगे, L2। लेंथ को L2 देंगे और पॉइंट को मैं दे रहा हूँ D। पॉइंट को क्या दे रहा हूँ, D।
अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, अब ऐसा नहीं करेंगे हाँ, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ई का फॉर्मूला लिए थे, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इसको भी ऐड किए, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, हम लोग यहाँ ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। क्यों ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, क्योंकि करंट भी आ रहा है, रेजिस्टेंस भी आ रहा है, तो इसके लिए ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर, बराबर है। हमारे लिए V क्या है, V, हाँ V क्या है, एडी एडी नहीं बोलेगा किसको भी, हाँ V क्या है, ये इज इक्वल टू एडी। अब हमको मालूम है कि बट वी नो डेट रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, ठीक है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू RAL, राल, ठीक है, राल, ये याद रखो। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू, इसको यहाँ फेंको, रो L अपॉन A इज इक्वल टू R। बोलो समझा क्या किया मैंने, L को इसके पास फेंका, A को इसके पास फेंका, R अपनी जगह पर ही है, समझ में आ गया। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ R इन दिस इक्वेशन, टेम्पररीली मैं इसको 2 लेता हूँ, तो समझ में आ गया तुम लोगों को। ये समझाना, पहले E क्यों लिए, अभी E क्यों नहीं लिए, ठीक है। अब देखो, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 2, इतना समझा। इक्वेशन 2 में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, VAD इज इक्वल टू, कौन आई रे, हाँ I, ठीक है, और R की जगह पे क्या लेंगे, बस ना, ये ले लिए, बोलो समझा, कुछ गलत हुआ, फाइन, यानी कि इन शॉर्ट ये ऐसा ले लिए, एकदम सही। अब क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा कि ये सारे जो है कांस्टेंट है, I भी, रो भी और A भी, समझ में आया। तो क्या हो जा रहा है, L को कांस्टेंट क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि बार बार टैपिंग से चेंज होता है, इसके लिए उसको नहीं मान रहे। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, VAD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जा रहा है, L। हमारा यहाँ पर L क्या है, हम लोग हमारी ज़रूरत के हिसाब से ले लेंगे L2। प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाने के लिए मैं वापस ये नहीं डालूंगा, अलग वाला कांस्टेंट डालूंगा। और इन शॉर्ट मैंने क्या किया, यहाँ पर आप लोग को एड़ा बनाते हुए वापस से हम लोग उसी पे आ गए, मतलब वो फॉर्मूला ही डिराइव कर दिए जो पहले किए थे। इतना समझा आप लोगों को। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3, बस अब ये दोनों को डिवाइड करो, समझ में आया, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/3, समझ आया। तो अभी क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू KL1 अपॉन E की जगह पे क्या आ जाएगा, VAD, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, KL2। कुछ कट हो रहा है, देखो K कट हो जाएगा और कोई कट नहीं हो सकता। तो हमको इक्वेशन क्या मिला, E1 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 VAD। ये है इक्वेशन नंबर 4 और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंड में काम आने वाला है। बंद कर दो, समझा, हाँ बंद करो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस रेक्टेंगुलर शेप के सर्किट में, यानी कि P Q S T और ये P, ये एक लूप है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ्स लॉ, हम सेकेंड लॉ जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस लूप के अंदर P Q S T और P, तो ये लूप कंप्लीट हुआ। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ्स का, ठीक है, किरचॉफ का सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, देखो पहला तो ये समझो कि इसके अंदर करंट का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बगैर किरचॉफ का सेकेंड लॉ अप्लाई करना मुश्किल है। अब देखो पहला हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। P से Q जा रहे हैं, हम लोगों ने ये डिसाइड किया, P से Q जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। तो क्या आ जाएगा, -E1, बराबर है, -E1। इसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस के पास आए तो हम लोग को I इंटू R लगाना रहता है, I इंटू R लगाएंगे। लेकिन इसके आगे साइन कौन सी रहेगी, ये डिपेंड करता है कि हम लोग करंट के कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर करंट के साथ जा रहे हैं तो माइनस,
करंट के अगेंस्ट जा रहे तो प्लस, यहाँ पर हम लोग अगेंस्ट दिख रहे हैं, क्यों, हम लोग ऐसा जा रहे हैं, करंट ऐसा आ रहा है तो अगेंस्ट हुआ, तो यहाँ पर क्या साइन आएगी, पॉजिटिव साइन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ आ गए, अब यहाँ पर आया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में सेम वी आर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट, तो ये प्लस आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस आ जाएगा। और इधर पर क्या आ जाएगा, देखो आई आर, अच्छा एक मिनट, इसका आई ले लेते हैं हम लोग I1 और ये R, और इसका ले लेते हैं हम लोग IR। कुछ समझा आप लोगों को, ये ले लिया हम लोगों ने, एक मिनट, ये I ही रहेगा, I1 नहीं रहते, ये R रहेगा, बस ये हो गया, इतना समझ गया। यहाँ पर किरचॉफ का सेकेंड लॉ, क्यों मैंने I1 लिखकर पहला हटाया, वो इसलिए क्योंकि करंट तो सेम फ्लो हो रहा है। खैर ये हो गया किरचॉफ का सेकेंड लॉ। अब इधर पे क्या करेंगे, आपको पता है IR, माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये ले लिया हम लोगों ने। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग क्या नाम है उसका, ओम्स लॉ, वी आर अप्लाइंग ओम्स लॉ किसके ऊपर, एट पोटेंशियल डिफरेंस P एंड Q, P और Q के बीच में, ये जो पॉइंट P से पॉइंट Q के बीच में जो वायर है उसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, ओम्स लॉ लगा रहे हैं, ठीक है। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको ये रेजिस्टिविटी फाइंड करना है, तो इसका आना जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, ठीक है, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ किसके ऊपर, बिटवीन P एंड Q, इतनी ही जगह पर ओम्स लॉ लगाएंगे, तो हमारे ओम्स लॉ के हिसाब से क्या आता है, V इज इक्वल टू IR। हो गया। देखो बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ बिटवीन P एंड Q, उसमें हम लोग ऐसा वाला जा रहे हैं, ऐसा वाला, समझ में आया। तो V इज इक्वल टू IR आएगा, V इज इक्वल टू क्या आएगा, IR आएगा। अब इसके अंदर ही दे देंगे इसको इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करेंगे मालूम है, डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाय 6 हम लोग ये करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जल्दी 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 जल्दी, E1 इज इक्वल टू IR प्लस IR, ठीक है। तो ये हो गया अपॉन, इसका क्या है, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, तो E1 अपॉन V इज इक्वल टू I और R अप प्लस R, और ये हो जाएगा I और ये हो जाएगा R, ये कट ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बन गया, E1 अपॉन V इज इक्वल टू R प्लस R इज इक्वल टू R। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको आगे ले सकते हैं, कैपिटल R को। ये हो गया इक्वेशन नंबर 7 हो गया, चलो ठीक है। अब देखो आप लोगों को याद होगा कि इक्वेशन नंबर 4 में एक इक्वेशन था, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4 वी हैव, अभी हम लोग का क्या है वो, वी हैव क्या है वो, E1 अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, ये अपना इक्वेशन है। देखो यहाँ पर E1 और V दिख रहा है, यहाँ पर VD है, यहाँ VD है, सॉरी यहाँ पर VAD है, ठीक है, टाइम बिंग समझ लो ये V है। तो क्या हो जा रहा है, दिस इक्वेशन इज इक्वल टू दिस, तो हम लोग क्या करेंगे, उस बेस पे R प्लस R, मैं कैपिटल R को आगे ले लेता हूँ, R प्लस R अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन लोगों को स्प्लिट करेंगे, अगर स्प्लिट करेंगे तो हम लोग को देखो इक्वेशन क्या मिलेगा, R अपॉन R प्लस R अपॉन R, बराबर है, ये आ गया। और उसके बाद क्या करेंगे, इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, देखो ये कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिलेगा, 1 प्लस R, ये स्मॉल R है, और ये R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं कहता हूँ R इज इक्वल टू, ठीक है, L1 अपॉन L2, ये 1 है, ये माइनस यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इस नीचे वाले R को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। तो देखो हम लोग इस तरीके से रेजिस्टिविटी, यानी ये जो छोटा रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इतना समझा। अब देखो कैलकुलेशन में एक चीज़ आपको करनी पड़े, ये फाइनल है, यहाँ पर रुक जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम लोग चाहे तो इसको थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं, R इज इक्वल टू R, देखो ये क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो L1 माइनस L2 अपॉन L2, यहाँ पर भी चाहे तो रुक सकते हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि इक्वेशन में ना ये फॉर्मूला काम आता है एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग, इसके बाद वाला न्यूमेरिकल समझ में आ गया, तो इसीलिए ये कर सकते हैं। यहाँ तक समझा आप लोगों को, कॉपी इट डाउन, अगर कुछ नहीं समझा होगा तो पूछ लो। स्टार्ट नाउ, सी वी आर अबाउट टू स्टार्ट विथ C पार्ट, दैट इज
एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, पेज नंबर 223, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला क्या है कि ये जो पोटेंशियोमीटर होता है ये वोल्टेज डिवाइडर की तरह भी काम में आता है। सपोज करो किसी वजह से, अरे देखिए ये डायग्राम जो आपकी बुक में दिखाया गया है 9.11, उसमें एक ऐसा, मैं जस्ट एक लाइन बना रहा हूँ यहाँ पर, और सपोज करो ये 1 मीटर का वायर है, ठीक है, और 1 मीटर का वायर है, और सपोज करो ये लास्ट 10 वोल्ट दे रहा है, लेकिन कोई डिवाइस है, ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है, मतलब यहाँ से पॉजिटिव पॉइंट शुरू हो रहा है, ठीक है, यानी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। समझ में आ रहा है? ये बैटरी का नेगेटिव पॉइंट है। समझ में आ रहा है क्यों पॉजिटिव की तरफ ये लगता है? अब जरा ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कितना वोल्ट रहेगा, इसका मतलब 5 वोल्ट रहेगा। आपका जो भी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको 5 वोल्ट की ही ज़रूरत है। तो आप क्या करोगे, ये वायर को कट नहीं कर सकते, यानी कट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसके अंदर ही हम लोग जॉकी जैसा एक वो लगा देंगे डिवाइडर। तो क्या हो जाएगा, इससे इस डिवाइस को 5 वोल्ट जितना ही करंट सप्लाई होगा। तो क्या हो जा रहा है, पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज डिवाइडर। कुछ समझा आपको? यानी डिवाइस में ही एक पॉइंटर रहता है जो वायर के उधर लगा देते हैं, ठीक है। अब अपनी ज़रूरत के हिसाब से आगे पीछे कर सकोगे उसको। समझा कि नहीं? वोल्टेज नहीं समझा? अरे ये वायर है, इसका वोल्ट मैक्सिमम है 10, तो आप चाहे तो वोल्टेज को एडजस्ट करके उसको डिवाइड कर सकते हो, वोल्टेज डिवाइडर। और ये डिवाइस है, अरे उसको एडजस्ट करके, जैसा भी ये पंखे की आप वो कर रहे हो, स्पीड को वो कर रहे हो वैसा, हाँ। यानी इन शॉर्ट वोल्टेज को हम लोग हमारे ज़रूरत के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। और जितना वोल्टेज हमारे यहाँ पर डिवाइस लिखा है 5 वोल्ट के जगह पे यहाँ डिवाइस लिखा है, तो जो डिवाइस कनेक्ट किए हैं उसको अगर कम वोल्टेज चाहिए तो हम वोल्टेज को कम पर रख कर एडजस्ट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है, वोल्टेज डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं, यानी कम हो जा रहा है, इसलिए उसको वोल्टेज डिवाइडर बोला जाएगा। इतना समझा? अब दूसरा देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। दूसरा ये बोल रहा है कि ऑडियो कंट्रोलर, ये हम लोगों ने ज़्यादातर वो जो डीजे में सुने हैं वो ऐसा ऐसा कुछ करते रहता, ठीक है। डीजे में देखो ये स्लाइड करता है, देखो वहाँ पर बोला है स्लाइडर बोला है, ठीक है, बोथ स्लाइडिंग एंड रोटेटरी पोटेंशियोमीटर, वो हाँ वो स्लाइड करते हैं। और दूसरा देखो अपने मस्जिद के इसमें वो लगा रहता है, जहाँ अजान देते हैं तो देखो वहाँ पर ऐसे घुमाने का रहता है, बेस कम करते हैं ज़्यादा करते हैं, वॉल्यूम कम करते हैं ज़्यादा करते हैं, हाँ स्पीकर्स में जो रहता है। तो वो बोल रहा है कि वो भी इसी के बेस पे, इसी के मतलब उसमें काम करता है। मतलब समझ में आया? तीसरा वाला क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी मशीन का पार्ट रहेगा, उसके ऊपर इसको एज अ सेंसर लगा देंगे, तो जब ये मूव करेगा तो थोड़ा भी अगर डिफ्लेक्शन रहेगा, मतलब तो मूवमेंट रहेगा, तो वो सेंसर की तरह हमको बता देगा कि कितना मूवमेंट हो रहा है। ऐसा है इसका। हो गया 9.4.3 एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर अ वोल्टमीटर। यानी यहाँ पर थोड़ा कंपेयर किया जा रहा है, और आप चाहे तो इसको डिस्टिंग्विश के टाइम पर भी या एज अ डिस्टिंग्विश इसको भी ले सकते हो। खैर, तो याद रखो पोटेंशियोमीटर का मेरिट क्या है ओवर वोल्टमीटर। हाँ समझ में आया? नहीं, अरे इसके नीचे वाला तुम मेरे को नहीं जानते, ऐसा ऐसा जा रहा ना मैं, ठीक है। अभी ज़रा ध्यान से देख, थियोरेटिकल पार्ट में ऐसा जा रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या बोलता है, पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन द वोल्टमीटर। मोर सेंसिटिव मतलब क्या? हाँ ये क्या बोला ना, इसको बाद में कराता हूँ, कराने के लिए। अरे बहुत छोटा है ये वाला जो फॉर्मूला मारा ना, बस वैल्यूज दिए पुट कर दो आ जाएगा आंसर। समझ में आया? लेकिन मैं फिलहाल उसको साइड लाइन कर रहा हूँ क्योंकि क्या है, मैं चाहता हूँ 10 बजे तक गैल्वेनोमीटर हो जाए, पूरा ना सही। नहीं होमवर्क नहीं दूंगा, मैं करूँगा, दे दूँ, लेकिन मैं अगले साल। अच्छा रुक जाओ। अभी देखिए 9.6 का जो एग्जाम्पल है, पेज नंबर 224 लेफ्ट हैंड साइड, जो न्यूमेरिकल है, सॉल्व न्यूमेरिकल, उसके अंदर आप लोगों को न्यूमेरिकल वैल्यूज दिया हुआ है गिवन में, वो गिवन आपको इसमें डाल दीजिए, आपको इजीली आंसर मिलेगा। टेक इट एज अ होमवर्क। समझ में आया? देखो आर क्या दिया हुआ है, उसने दिया हुआ 9.5, L1 क्या है 76.3, L2 क्या है 64.8 और अपॉन L2 कर दो।
ठीक है, जो भी रहेगा डिवाइड करने के बाद आंसर आपको मिल जाएगा। खाली एक बात बता देता हूँ, ईएमएफ का वोल्ट भी दिया है 1.5, ये आपको कंफ्यूज करने दिया है, उसका कहीं पर यहाँ पर इस्तेमाल है ही नहीं। उसके बगैर भी हम लोग आर को फाइंड कर सकते हैं। तो टेक इट एज अ होमवर्क और बताओ कि वो मिला है क्या नहीं। हो गया, ठीक है, इतना समझा। अब एडवांटेजेस देखो कि पोटेंशियोमीटर एज कंपेयर टू वोल्ट मीटर हमको क्या एडवांटेजेस दे रहा है, तो जरा ध्यान से सुनिए। पोटेंशियोमीटर बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव मतलब क्या, हल्का सा भी डिफ्लेक्शन रहेगा तो हमको पता चल जाएगा। समझ में आया? तो छोटे से छोटे वोल्ट भी अगर हम लोग चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं ऑफ द बैटरी या सेल। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है कि देखो यहाँ पर पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज टू, ये देखो एकदम सिंपल है, इसका बोलने का मतलब क्या है, एक लाइन लिखी है चौथी वाली, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ये बोल रहा है कि वोल्ट मीटर जो है ऑलवेज मेजर करता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब क्या, देखो सपोज करो ये लाइन है, वोल्ट मीटर में ये लाइन है, ये एक ही लाइन है सपोज करो उसमें, तो वो यहाँ से यहाँ का ही खाली मेजर करेगा वोल्ट, बीच का कहीं का नहीं करेगा। लेकिन ये क्या है, बीच का भी कर सकता है, तो ये एक एडवांटेज है। समझ में आ गया? जैसा अभी हमने डिवाइडर करके देखे थे, समझ में आया? तो उसमें ये बोला गया है। तीसरा क्या बोला गया है, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और एक मिनट, सेकंड पॉइंट में एक और चीज बोला है दूसरी लाइन में कि पोटेंशियल डिफरेंस के अलावा पोटेंशियोमीटर ईएमएफ ऑफ द सेल भी मेजर करके देता है, फिर कंपैरिजन भी करता है। समझ में आया? तो ये चीजें हैं, मगर वोल्ट मीटर खाली बस एक्सट्रीम लेंथ पर ही काम में आता है, ऐसा बोला गया है। तीसरा देखो क्या बोला गया है कि मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इज वेरी एक्यूरेट। ये बहुत ज़रूरी बात है। शुरू में ही बोला था पोटेंशियोमीटर का, जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था तब मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर होता है, लेकिन वोल्ट मीटर खुद अपने आप को चलाने के लिए थोड़ा करंट खुद कैरी करता है या यूज़ करता है। सपोज करो बैटरी का वोल्ट है 10 वोल्ट, अपन को अननोन है, लेकिन एज्यूम करो कि ये 10 वोल्ट है, तो पूरा करंट नहीं दिखाएगा, वो क्या आंसर बताएगा, 9 या 9.5 या 9.8, कुछ ना कुछ जो माइनस वाला मतलब पॉइंट वाला जो आंसर नहीं मिल रहा है एक्यूरेटली, समझ जाना कि वो उतना वोल्ट उसने खुद अपने लिए इस्तेमाल किया। तुम लोग को समझ में आ रहा है? तो ये ऐसा होता है। तो ये समझ में आया। अब खाली एक डीमेरिट है, किसका, वोल्ट मीटर सॉरी पोटेंशियोमीटर का एक डीमेरिट है। वो क्या है, पोटेंशियोमीटर इज नॉट पोर्टेबल। वो इतना बड़ा फल्ली उठाकर लेकर जाना, पोर्टेबल मतलब क्या, लेकर नहीं जा सकते, कैरी नहीं कर सकते। और डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्ट नहीं, कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ेगा आपको, तो डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते। समझ में आया? उसको कैलकुलेट वगैरह करना पड़ेगा। इतना समझा? Now we are about to start with 9.5 galvanometer.